दोस्तों, हम फिर से हाजिर हो चुके हैं हमारे राष्ट्रपति सीरीज के 13वें नंबर के राष्ट्रपति प्रणब कुमार मुखर्जी को लेकर। दोस्तों, प्रणब कुमार मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को हुआ। प्रणब कुमार मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया। सीधे मुकाबले में उन्होंने अपने प्रतिपक्षी प्रत्याशी पीए संगमा को हराया। उन्होंने 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रणब मुखर्जी ने किताब द कोलिएशन ईयर्स 1996 से 2012 लिखा है। वह कांग्रेस संसदीय दल और कांग्रेस विधायक दल के नेता रह चुके हैं, जिसमें देश के सभी कांग्रेस सांसद और विधायक शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त वे लोकसभा में सदन के नेता, बंगाल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मंत्रिपरिषद में केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री भी रहे। लोकसभा चुनाव में से पहले जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी बाईपास सर्जरी कराई, प्रणब विदेश मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद राजनीतिक मामले की कैबिनेट समिति के अध्यक्ष और वित्त मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री का अतिरिक्त प्रभार लेकर मंत्रिमंडल में के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। अंतर्राष्ट्रीय भूमिका 10 अक्टूबर 2008 को मुखर्जी और अमेरिकी विदेश सचिव कोंडोलीजा राइस ने धारा 123 समझौते पर हस्ताक्षर किए। वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्विपक्षीय बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के प्रकाशक बोर्ड के सदस्य भी थे। सन 1984 में उन्होंने IMF और विश्व बैंक से जुड़े ग्रुप 24 की बैठक की अध्यक्षता की। मई और नवंबर 1995 के बीच उन्होंने सार्क मंत्री परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता की। राजनीतिक दल में भूमिका मुखर्जी को पार्टी के भीतर तो मिला ही, सामाजिक नीतियों के क्षेत्र में काफी सम्मान मिला। अन्य प्रचार माध्यमों में उन्हें बेजोड़ स्मरण शक्ति वाला, अंड का प्रेमी और अपना अस्तित्व बरकरार रखने की अचूक इच्छा शक्ति रखने वाले एक राजनेता के रूप में वर्णित किया जाता है। जब सोनिया गांधी अनिच्छा के साथ राजनीति में शामिल होने के लिए राजी हुई, तब प्रणब उनके प्रमुख परामर्शदाताओं में से रहे, जिन्होंने कठिन परिस्थिति में उन्हें उदाहरणों के जरिए बताया कि उनकी सास इंदिरा गांधी इस तरह के हालत से कैसे निपटती थी। मुखर्जी की अमोघ निष्ठा और योग्यता ने ही उन्हें यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के करीब लाया, और इसी वजह से जब 2004 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो उन्हें भारत के रक्षा मंत्री के परिषद पद पर पहुंचने में मदद मिली। सन 1991 से 1996 तक वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर आसीन रहे। 2005 के प्रारंभ में पेटेंट संशोधन बिल पर समझौता के दौरान उनकी प्रतिभा के दर्शन हुई। कांग्रेस एक आईपी विधेयक पारित करने के लिए प्रतिबद्ध थी, लेकिन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में शामिल वाम मोर्चे के घटक दल बौद्धिक संपदा के एकाधिकार के कुछ पहलुओं पर परंपरागत रूप से विरोध कर रहे थे। रक्षा मंत्री के रूप में प्रणब कुमार में औपचारिक रूप से शामिल नहीं थे, लेकिन बातचीत के कौशल को देखकर उन्हें आमंत्रित किया गया। उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट नेता ज्योति बसु सहित कई पुराने गठबंधनों को मनाकर मध्यस्थता के
कुछ नए बिंदु तय किए, जिसमें उत्पाद पेटेंट के अलावा और कुछ और बातें भी शामिल थीं। तब उन्हें वाणिज्य मंत्री कमलनाथ सहित अपने सहयोगियों यह कहकर मनाना पड़ा कि कोई कानून नहीं रहने से बेहतर है एक अपूर्ण कानून बनना। अंततः में 23 मार्च 2005 को बिल को मंजूरी दी गई। भ्रष्टाचार पर विचार। प्रणब मुखर्जी की खुद की छवि पाक साफ है, परंतु सन 1998 में रेडिफकॉम को दिए गए एक साक्षात्कार में उसने जब कांग्रेस सरकार, जिसमें वह विदेश मंत्री थे, पर लगे भ्रष्टाचार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। घोषणा पत्र में हमने इससे निपटने की बात कही है, लेकिन मैं यह कहते हुए क्षमा चाहता हूं कि ये घोटाले केवल कांग्रेस या कांग्रेस सरकार तक ही सीमित नहीं। बहुत सारे घोटाले हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के कई नेता उनमें शामिल हैं। तो यह कहना काफी सरल है कि कांग्रेस सरकार भी इन घोटालों में शामिल थी। 24 अक्टूबर 2006 को जब उन्हें भारत का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया, रक्षा मंत्रालय में उनकी जगह A.K. एंटनी ले ली। प्रणब मुखर्जी के नाम पर एक बार भारतीय राष्ट्रपति जैसे सम्मानजनक पद के लिए भी विचार किया गया था, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में व्यवहारिक रूप से उनके अपरिहार्य योगदान को देखते हुए उनका नाम हटा लिया गया। मुखर्जी की वर्तमान विरासत में अमेरिकी सरकार के साथ असैनिक परमाणु समझौते पर भारत अमेरिका के सफलतापूर्वक हस्ताक्षर और परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं होने के बावजूद सैन्य परमाणु व्यापार में भाग लेने के लिए परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के साथ हुए हस्ताक्षर भी शामिल हैं। सन 2007 में उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार में मुखर्जी भारत के वित्त मंत्री बने। इस पद पर वे पहले 1980 के दशक में भी काम कर चुके थे। 6 जुलाई 2009 को उन्होंने सरकार का वार्षिक बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने क्षुब्ध करने वाले फ्रेंच बेनिफिट टैक्स और कमोडिटीज ट्रांजैक्शन कर को हटाने सहित कई तरह के कर सुधारों की घोषणा की। उन्होंने ऐलान किया कि वित्त मंत्रालय की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि माल और सेवा कर लागू किए बगैर काम चला सके। उनके इस तर्क को कई महत्वपूर्ण कॉरपोरेट अधिकारियों और अर्थशास्त्रियों ने सराहा। प्रणब ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, लड़कियों की साक्षरता और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए समुचित धन का प्रावधान किया। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम, बिजलीकरण का विस्तार और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन सरीखी बुनियादी सुविधाओं वाले कार्यक्रमों का भी विस्तार किया। हालांकि कई लोगों ने 1991 के बाद लगातार बढ़ रहे राजकोषीय घाटे के बारे में चिंता व्यक्त की, परंतु मुखर्जी ने कहा कि सरकारी खर्च में विस्तार केवल अस्थायी और सरकार वित्तीय दूरदर्शिता के सिद्धांत के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। निजी जीवन। बंगाल भारत में वीरभूम जिले के मीराती गांव में 11 दिसंबर 1935 को कामदा किंकर मुखर्जी और राजलक्ष्मी मुखर्जी के घर जन्मे प्रणब का विवाह 22 वर्ष की आयु में 13 जुलाई 1957 को शुरभा मुखर्जी के साथ हुआ था। उनके 2 बेटे और 1 बेटी, कुल 3 बच्चे हैं। पढ़ना, बागवानी करना और संगीत सुनना तीन ही उनके व्यक्तिगत शौक भी हैं। सम्मान और विशिष्टता। न्यूयॉर्क से प्रकाशित पत्रिका यूरोमनी के एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1984 में दुनिया के 5 सर्वोत्तम वित्त मंत्रियों में से एक प्रणब कुमार मुखर्जी भी थे।
उन्हें सन 1957 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिला। वित्त मंत्रालय और अन्य आर्थिक मंत्रालयों में राष्ट्रीय और आंतरिक रूप से उनके नेतृत्व का लोहा माना गया। वह लंबे समय के लिए देश के आर्थिक नीतियों को बनाने में महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व में ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण की 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर की अंतिम किस्त नहीं लेने का गौरव अर्जित किया। उन्हें प्रथम दर्जा का मंत्री माना जाता है और सन 1980 से 85 के दौरान प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता की। उन्हें सन 2008 के दौरान सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से नवाजा गया। प्रणब मुखर्जी को 26 जनवरी 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। निधन: प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को दोपहर 12:07 गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसी दिन उनके मस्तिष्क में जमे खून को हटाने के लिए उनकी सर्जरी की गई थी। मुखर्जी को बाद में फेफड़े में संक्रमण हो गया। सर्जरी से पहले उनकी कोरोना जांच भी कराई गई, जिसकी रिपोर्ट सकारात्मक आई थी। उनका निधन 31 अगस्त 2020 को दिल्ली के अस्पताल में हुआ। दोस्तों, हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद।